हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम विजन आईएएस के मई मंथ के आईआर के सेक्शन को कवर करेंगे। देखिए, आप जानते हैं प्रीलिम्स में आईआर रिलेटेड करंट अफेयर्स की वेटेज बढ़ती जा रही है। साथ ही में मेंस में भी जो आईआर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो और एनालिटिकल होते जा रहे हैं। एंड ऑल्सो मई के महीने में कुछ बहुत सिग्निफिकेंट आईआर रिलेटेड इवेंट्स कंडक्ट किए गए थे। दिस इज एग्जैक्टली वाई दिस पर्टिकुलर वीडियो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। साथ ही में अगर आपका ऑप्शनल पीएसआईआर है तो ये वीडियो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाती है, पर साथ ही में अगर आप आंसर राइटिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको स्कॉलर्स कोट करने का एक फोबिया है कि आप इतना सारा स्कॉलर्स नहीं याद रख सकते, और कैसे आप एक क्वेश्चन के कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हर एक डिफरेंट कीवर्ड को एड्रेस करना है, कैसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आंसर लिखा जा सकता है, कैसे पेपर 1 A1 B2 A2 B इन चारों सेक्शंस के आंसर्स जो हैं वो डिफरेंट तो हैं पर बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे जा सकते हैं। तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है पीएसआईआर के नाम से, आप प्लीज उसे विजिट कीजिए। उसमें 4 वीडियोस हैं, डू गिव देम अ वॉच, यू विल डेफिनेटली बेनिफिट अ लॉट। आपका आंसर राइटिंग का जो फियर है, यू विल डेफिनेटली शेड इट अवे। Also, in case you find these videos helpful, I mean the current one जो अभी हम यहाँ पे cover करेंगे, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. अगर आपने पॉलिटी और गवर्नेंस और इकोनॉमी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं वो वीडियोस भी आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, जो पहला टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है, 25 इयर्स टू पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट। देखिए, यूपीएससी में किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट के अगर 10 साल हो रहे हैं, 25 साल, 50 साल, 75 इयर्स, 100 इयर्स, तो वो इवेंट आपके लिए मेंस और प्रीलिम्स दोनों के ही पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम मेंस 2023 की बात करें तो हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट पे ना आए, ऑल्दो आ सकता है 25 इयर्स टू पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट। आपको आज क्या लगता है कि हमारा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की, वो कितनी हद तक सक्सेसफुल रही है, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं और क्या एडवांटेजेस हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप खुद देख सकते हैं कितने सारे कीवर्ड्स हैं। तो आपको पहले तो इंट्रोडक्शन में ही लिखना पड़ेगा कि हमने पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट और खुद को जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है वो 1998 में डिक्लेयर किया। तो ये आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर उसके बाद आप इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में लिखेंगे, फिर ऑफ कोर्स उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और आज हमारा स्टैंड क्या है। ठीक है, हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है और न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने के बावजूद हम कहते हैं कि कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो जाना चाहिए, यानी कि किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, न्यूक्लियर वेपन्स फ्री वर्ल्ड का हम सपना देखते हैं। तो इस तरह से आप आंसर को लिखेंगे। अगर इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आया तो कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन न्यूक्लियर टेस्ट से रिलेटेड आ सकता है, या क्यों हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, इसकी हिस्ट्री पूछी जा सकती है, कुछ 4-5 उसमें पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। सो एवरीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट। साथ ही में आप ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियर वॉर का एक थ्रेट रहता है जब से ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। तो न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर टेस्ट वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के मेंस के पर्सपेक्टिव से, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो नेक्स्ट कंडक्ट किया जाएगा। वी विल लुक एट देम। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हम मई 11 2023 को हमने अपने 25 साल सेलिब्रेट किए पोखरन 2 न्यूक्लियर टेस्ट के। ओके, तो आप ये जानते हैं कि भारत ने खुद को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर किया कब? मई 11 1998 को। क्यों? क्योंकि हमने मई 11 1998 को 3 न्यूक्लियर डिटोनेशन यानी कि 3 न्यूक्लियर टेस्ट या 3 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स कैरी आउट किए थे। लेकिन माइंड यू, आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग है। आप यहाँ पे 3 पढ़कर समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपके प्रीलिम्स में लिखा है क्योंकि पोखरन 2 न्यूक्लियर टेस्ट में जो 1998 में हुआ उसमें 3 टेस्ट कंडक्ट किए गए थे या 3 न्यूक्लियर डिटोनेशन हुई थी टोटल, दैट इज रॉन्ग। वहां पे टोटल वर्ड लिखा है, फिर तो और आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 3 टेस्ट नहीं, टोटल 5 टेस्ट हुए थे। 3 टेस्ट हुए थे मई 11 को, लेकिन 2 और टेस्ट कंडक्ट किए गए थे मई 13 को। ठीक है, तो एक और स्टेट में ये चीज अब आप यहां तक समझ गए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और चीज यहाँ पे जो मिसिंग है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से वो ये है
कि आपके प्रीलिम्स में लिखा जा सकता है कि ऑल 5 न्यूक्लियर टेस्ट्स वर एक्चुअली फिजन बॉम्ब्स या फिर फ्यूजन बॉम्ब्स। दैट इज रॉन्ग। इसमें से 4 जो थे वो फिजन कैरेक्टर के थे और एक फ्यूजन कैरेक्टर का था। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने खुद को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दिया, हमने ये भी कह दिया, हमने अंडरग्राउंड टेस्ट कंडक्ट किए थे, आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि उस समय ये एक पॉलिसी एग्जिस्ट करती थी। सो कॉल्ड जो बड़े देश थे, जो P5 नेशंस है, उन्होंने सब पे इम्पोज किया हुआ था कि आप लैंड पे वाटर पे टेस्ट नहीं कंडक्ट कर सकते। तो हमने अंडरग्राउंड कर लिए, फिर लैंड वाटर दोनों ही नहीं आता। ठीक है, तो इन द सेंस ये कुछ एग्जिस्ट करता था, आपको पता होना चाहिए। ओके अब देखिए, जैसे ही हमने खुद को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर किया, हमने ये भी डिक्लेयर किया, जो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का इंडिकेटर है, कि हम खुद पे एक मॉरेटोरियम लगा रहे हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है हम पे इम्पोज करने की एक मॉरेटोरियम। ठीक है, हम पे रोक लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम खुद पे एक रोक लगाते हैं कि आज के बाद हम फर्दर टेस्टिंग नहीं करेंगे। हमने खुद को न्यूक्लियर वेपन स्टेट करार करना था, साबित करना था, उसको एक्वायर करना था, हमने कर लिया। इससे ज़्यादा हमारी इच्छा कभी भी है ही नहीं खुद को एग्रेसिव स्टेट दिखाने की। तो अब कोई टेस्टिंग नहीं होगी। इस पूरे पोखरण 2 टेस्ट को हम ऑपरेशन शक्ति कहते हैं। इसका कोड नेम ऑपरेशन शक्ति है। अब क्योंकि पोखरण 2 टेस्ट है, तो ऑफकोर्स पहला टेस्ट भी कभी हुआ होगा, पोखरण 1 मई 18 1974 को हुआ था, जिसे हम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भी कहते हैं। कोड नेम है बेसिकली ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। अब देखिए, यहाँ पे भी अगेन कमिंग बैक टू प्रीलिम्स, अभी तक जो आपको समझ आया, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा क्यों? क्योंकि ये जो टेस्ट की डेट थी वो बुद्धा जयंती को पड़ी थी उस समय। अब ये आपके लिए जानना क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें एक कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि 7 अगस्त को डिक्लेयर किया गया है नेशनल हैंडलूम्स डे, और फिर स्टेटमेंट 2 है कि क्योंकि 1905 में, आई थिंक इसी तरह का कोई क्वेश्चन है, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट के समय 7 अगस्त को बेसिकली ये ऐसा कुछ हुआ था, इस वजह से। अब क्या ये रीजन है स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का, या क्या एग्जैक्टली है? इस तरह के क्वेश्चंस आने लग पड़े हैं। तो अगर ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा या पोखरण 1 टेस्ट को हम जो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं, पहली स्टेटमेंट ये, और दूसरी स्टेटमेंट ये आ सकती है, दिस इज बिकॉज ऑन द सेम डे बुद्धा जयंती वाज देयर, या ऐसा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ऑल्दो आपको लगेगा ये बहुत ही वेग है, इतनी इंट्रिकेट इन्फॉर्मेशन थोड़े ना पूछी जा सकती है, पर अब हो सकता है जो पेपर है वो बहुत ही ज्यादा एकेडमिकल होता जा रहा है, तो कुछ आपको ये जो फैक्चुअल चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। ओके, India's rationale and intentions regarding the development of a nuclear weapon were outlined in the official nuclear doctrine. Okay, तो देखिए यहाँ पे लेकिन हमें पहले जानना है, वो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि इंडिया ने खुद को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाने के बारे में सोचा ही क्यों? क्योंकि देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया में हर चीज़ हमारे नेबर्स पे डिपेंड करती है। अगर तो हम एक ऐसे नेबर के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं जो कि चाइना है, जो ऑलरेडी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, राइट? तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हो। ओके, उस समय में देखिए क्या है, चाइना ने अपना न्यूक्लियर वेपन एक्वायर किया था 1964 में। और अगर हम मिड 1990s की बात करें तो चाइना ने ऑलरेडी 45 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लिए थे, और इसकी वजह से हम काफ़ी कंसर्न्ड थे। ओके, तो आप ये भी जानते हैं 1962 तो हमारे ऊपर एक अटैक भी हुआ था इंडिया चाइना बॉर्डर पे, तो वो भी उसकी वजह से भी चाइना के जो ट्रू कलर्स थे वो धीरे धीरे दिखने लगे थे। पॉइंट नंबर 2, रिपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स। अब देखिए, चाइना हमेशा से ही पाकिस्तान का दोस्त रहा है, ठीक है? तो चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था पाकिस्तान के लिए भी, ऐसा कहा जाता है मई 1990 में। तो इसीलिए पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस था वो बूस्टअप होता जा रहा था, और क्योंकि वो और कॉन्फिडेंट हो गए, तो जम्मू कश्मीर में या पंजाब में जो उस समय जो भी इंसर्जेंसी चल रही थी, देखिए हमें ऐसा लगता है 1984 के समय ही इंसर्जेंसी हुई थी या जो भी दिक्कतें पंजाब में हुई थी, जी बिल्कुल नहीं, 1994 तक
यानी कि जो इनिशियल 1990s थे उसमें सबसे ज़्यादा इंसर्जेंसी थी पंजाब में, और ऐसा कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जा रहा था, अब तो हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी बन जाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट, तो हम और इस तरह के ऑपरेशन सपोर्ट करेंगे, फंड करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे इंडिया में। तो ये सारी उसकी मैनिफेस्टेशंस थी। पॉइंट नंबर 3, प्रेशर टू साइन एनपीटी एंड सीटीबीटी। देखिए आप जानते हैं ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या सीटीबीटी है ना, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये सब कुछ जो है हम कभी भी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। ओके, क्योंकि ये जो लास्ट पॉइंट है वो आप दोनों को एक ही मानिए, क्योंकि ये हमेशा से ही हमें डिस्क्रिमिनेटरी लगता है। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5 जो स्टेट्स हैं P5, कुछ भगवान की डिवाइन पावर्स आदि उनके पास आ गई हैं, इसीलिए these 5 states are very महान and they should only get the veto powers in the United Nations Security Council. They should only and only have the nuclear powers. Nobody else is deserving of that. सारे बुद्धू हैं बाकी स्टेट्स, है ना, वो किसी भी तरह से यूज कर लेंगे, वो इतने केपेबल ही नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स रखने के। आप पता है पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत सारी ऐसी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। वेस्टर्न स्कॉलर्स का ये मानना है कि हम कुछ सिविलाइज्ड नेशंस के अलावा बाकी नेशंस डिजर्विंग ही नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स रखने के, क्योंकि उनका कुछ भरोसा नहीं है, वो कभी भी गुस्से में आ सकते हैं, दे आर नॉट एक्चुअली डेमोक्रेटिक एंड ऑल दैट नॉनसेंस दे टॉक अबाउट। ओके, तो हमें ये हमेशा से ही डिस्क्रिमिनेटरी लगता है। ठीक है, और हम तो देखिए, हम पता ही है कि हम सिर्फ पीसफुल यूज करना चाहते हैं एटॉमिक एनर्जी का। ओके, हम तो खुद कह दिया हमने कि हमारा सपना ही ये है कि एक न्यूक्लियर वेपन्स फ्री स्टेट हो। इंडिया एकमात्र ऐसी स्टेट है जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने के बावजूद रेडी है कि सब न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप कर दे और एक न्यूक्लियर वेपन्स फ्री वर्ल्ड बने। ओके, तो ये चीज यहाँ लिखी है। अब हम आते हैं इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक देखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पे, तो पहली बात तो आपको न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को डिफाइन करना है कि एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती क्या है। ठीक है, आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई रिजिड डिमार्केशन एग्जिस्ट नहीं करता प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है यूपीएससी। ओके, तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या होता है कि कैसे एक पर्टिकुलर कंट्री या एक पर्टिकुलर स्टेट अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एम्प्लॉय करेगी या यूज करेगी पीस के टाइम में भी और वॉर के टाइम में भी। अब इसको प्रीलिम्स में कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है कि अ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन स्टेट्स हाउ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट वुड एम्प्लॉय इट्स न्यूक्लियर वेपन्स ओनली ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स या फिर ओनली ड्यूरिंग द पीस टाइम्स। ऐसे 2 स्टेटमेंट्स बन गई, फिर तीसरी स्टेटमेंट में बोथ ड्यूरिंग पीस एंड वॉर टाइम, और चौथी बिल्कुल कोई रबिश भी बना के दे सकते हैं। कुछ भी ऐसा हो सकता है, अब तो डिपेंड करता है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इंडिया फर्स्ट रिलीज्ड, अब देखिए यहाँ पे 1999 में मैंने बताया ना कि जैसे ही हमने 1998 में टेस्ट कंडक्ट किए उसके बाद हमने खुद को बोल दिया कि हमारा तो जो कोई इच्छा ही नहीं है ऐसे कोई भी एग्रेशन वाली या कुछ भी, तो हमने बहुत जल्दी कोशिश की कि हम अपनी ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लेकर आए। वो हमने 1999 में रिलीज भी की, लेकिन फाइनली जनवरी 2003 में हमने अपनी ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को रिलीज किया। 2003, आपको ये पता होना चाहिए। इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कहती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो टेनेट है इसका वो ये है कि नो फर्स्ट यूज, यानी कि जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ऑल्दो यहाँ से शुरू है पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें शुरुआत में ही बताना चाहती हूँ। न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं यहाँ पे हम तभी यूज करेंगे जब हम पे कोई न्यूक्लियर अटैक होगा, हमारी टेरिटरी पे या फिर हमारे फोर्सेस पे, इंडियन फोर्सेस पे, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो, हमारे फोर्सेस, हमारी नेवी, हमारी आर्मी, हमारे ऑफिशियल्स, है ना, तो चाहे वो हमारी टेरिटरी हो, लैंड टेरिटरी, वाटर टेरिटरी, मरीन टेरिटरी, बेसिकली कैसे भी। ठीक है, तो अगर तो हम पे अटैक होगा हम केवल रिटेलिएशन में ही अटैक करेंगे, कभी भी खुद से हम कभी करेंगे ही नहीं, खुद से अटैक कभी भी नहीं होगा। नो फर्स्ट यूज तो आपको लिखना ही लिखना है। दूसरा आपको जो पॉइंट है वो अगर आपसे मेंस में पूछ लिया जाए, जो लिखना ही लिखना है वो क्या है कि इंडिया ने ये भी कहा है, देखिए वैसे तो हम बहुत अच्छे हैं लेकिन अगर आप हम पे अटैक करेंगे या हमारे फोर्सेस पे अटैक करेंगे बायोलॉजिकल वेपन्स यूज करके या केमिकल वेपन्स यूज करके, ठीक है,
तो तब भी हमारा जो रिटेलिएशन होगा वो न्यूक्लियर वेपन्स से ही होगा। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स तो आपने लिखने ही लिखने हैं। तीसरा और क्या पॉइंट आप लिख सकते हैं? अब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। देखिए, अब यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, क्रेडिबल, मिनिमम एंड डेटरेंस। क्रेडिबल यानी कि इतने तो एटलीस्ट हो न्यूक्स हमारे पास या न्यूक्लियर वेपन्स के सामने वाला डरे, है ना, इन द सेंस। अब क्रेडिबल का मतलब हो गया मिनिमम तो होनी, मतलब क्रेडिबल मिनिमम के पास इतने तो हमारे पास हो कि हम पे सामने वाला ट्रस्ट करे, हाँ सच बोल रहा है, इसके पास हैं, इसने न्यूक्लियर टेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो इतने क्रेडिबल मिनिमम। डेटरेंस का मतलब डरे, यानी कि सामने वाला हम पे एक सिविलियन अटैक करने से पहले भी डरे, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, मैंने सिविलियन अटैक कर दिया तो कहीं ये न्यूक्लियर वेपन्स नहीं यूज कर दे या मैं इसको ट्रिगर ना कर दूं। ठीक है, तो क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। लेकिन देखिए आप यहाँ पे ये भी कहेंगे कि हमारा यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का, कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट इसलिए कंडक्ट किया क्योंकि हमें क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस चाहिए थी, लेकिन फिर क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस तो तब आएगी ना, सामने वाला हम पे सिविलियन अटैक करने से तब डरेगा ना, जब उसे पता हो कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे, जब उसे पता है कि हमारा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी है, तो फिर कोई क्यों अटैक नहीं करेगा, तो करेगा बिल्कुल अटैक। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज भी है। ओके, मैसिव न्यूक्लियर रिटेलिएशन टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज। ओके, आप चाहे हम पे एक छोटा न्यूक्लियर अटैक करें या कुछ भी, टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा अगर आपने एक बारी न्यूक्लियर अटैक कर दिया, जो रिटेलिएशन होगा वो मैसिव ही होगा। ठीक है, और आपका जो डैमेज है वो अनएक्सेप्टेबल होगा। ओके, नॉन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अब देखिए एक और चीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे जरूर लिखिएगा कि हम किसी भी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट पे कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं यूज करेंगे। अगर हम देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है पता है, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है जो रशिया है और एक नहीं है जो स्मॉलर स्टेट है। तो अगर कोई हमारे से स्मॉलर स्टेट है जैसे श्रीलंका या ऐसी कोई भी स्टेट, बांग्लादेश, ठीक है, तो ये हमसे क्यों नहीं डरेंगे और हमको हमेशा अच्छा क्यों समझेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती है कि हम कभी भी किसी एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट पे अटैक नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन से, है ना। तो ये चीज हमें इट वर्क्स, इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड सिंबॉलिज्म। controls on export of nuclear and missile related materials and technologies, moratorium on nuclear test। ओके, ये सब कुछ तो आपको पता ही है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर टेस्ट अटैक्स कैन ओनली बी ऑथराइज्ड बाय सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप थ्रू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी रिसेंटली हमारे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा, और एक बहुत ही कैंडिड वे में उन्होंने कहा, वो चीज़ इतनी वायरल होगी वो अलग बात है। तो जो बाइडन ने कहा कि जो पाकिस्तान है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस स्टेट है। क्यों? उन्होंने कहा पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस स्टेट ऑन दिस पर्टिकुलर प्लैनेट। वाई इज दैट सो? क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। लेकिन इसमें क्या गलत है? न्यूक्लियर वेपन्स तो किसी के पास भी हो सकते हैं, आपके पास ही थोड़े ना हक है न्यूक्लियर वेपन्स रखने का। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके न्यूक्लियर वेपन्स पे जो अथॉरिटी है, जो उसका हॉट बटन है, वो उनकी मिलिट्री के हाथ में है। जो होना किसके हाथ में चाहिए? पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में। तो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक परफेक्ट डॉक्ट्रिन है इस तरह से। हमने वो हर कंसर्न जो किसी का हो सकता है उसको एड्रेस यहाँ किया है। तो यहाँ ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहती है कि जो न्यूक्लियर अटैक्स हैं वो केवल और केवल एक सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका कैबिनेट जैसे भी, ठीक है, सिर्फ वही ऑथराइज कर सकते हैं। किसके थ्रू? न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के थ्रू, NCA। अब देखिए यहाँ पे आपको न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें बेसिकली 2 चीजें हैं, एक है पॉलिटिकल काउंसिल और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो देखिए जो पॉलिटिकल काउंसिल है उसे चेयर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और ये पॉलिटिकल काउंसिल ही सोल बॉडी है जो ये ऑर्डर दे सकते हैं कि न्यूक्लियर अटैक कर दो, ठीक है। लेकिन इस पॉलिटिकल काउंसिल को एडवाइस कौन करता है कि सही समय है, नहीं है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या इंटेलिजेंस कहती है, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल करता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को चेयर करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके।
तो ये चीज यहाँ पे लिखी है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया बिकमिंग न्यूक्लियर वेपन स्टेट। लेकिन न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने का कुछ सिग्निफिकेंस भी है। बहुत अच्छी बात है कि हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंटरनेशनल स्टैचर, हमारा इंटरनेशनल स्टैंडिंग बढ़ी, इससे इम्प्रूव हुई। आप जानते हैं कि MTCR, वासेनार अरेंजमेंट और जो भी अग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, तो इन सब के हम मेंबर हैं। ये बेसिकली आप कह सकते हैं न्यूक्लियर मटेरियल्स एक्सपोर्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करने के लिए, या समझ गए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, सारे ग्रुप्स वो हैं। तो इन सब का हम पार्ट हैं, जो दिखाता है कि हमारी एक्सेप्टेबिलिटी न्यूक्लियर वेपन स्टेट के रूप में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। और आप जानते हैं NSD, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, है ना। जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए, पोखरण 2 हुआ, उसके बाद सबने हम पे सैंक्शंस लगाए, एक कंट्री को छोड़ के, वो फ्रांस है, खैर किसी और दिन बात करेंगे इस बात पे, ठीक है। तो सबने हम पे सैंक्शंस लगाए, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, और हमारी वजह से ही NSG को लाया गया, ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को। लेकिन आप आयरनी देखिए, इंडिया का स्टैचर आज इस जगह पे पहुंच चुका है कि और यूएस ने बेसिकली कहा, यूएस की इनिशिएटिव पे NSG को लाया गया कि इंडिया जैसे कंट्रीज खुद को क्या समझती हैं एंड ऑल ऑफ दैट, हम उनको आइसोलेट कर देंगे, सैंक्शंस लगाएंगे। और आज यूएस ही हमारी NSG की मेंबरशिप के लिए रिक्वेस्ट करता है सारी कंट्रीज से। सो लुक एट द स्टैचर ऑफ इंडिया टुडे। So number 1 is improved international standing. Number 2 is security situation along the border. ओके तो चाइना पाकिस्तान में कुछ तो डेटरेंस आई ही है, उनके साथ एसिमेट्री ना हो जाए, तो ऑफ कोर्स द न्यूक्लियर वेपन्स वर्क्स। इंडिया अमंग फोरमोस्ट ग्लोबल मिलिट्री पावर्स, इंडिया इज पार्ट ऑफ एन एलीट ग्रुप ऑफ ग्लोबल मिलिट्री पावर्स। आप जानते हैं हमारे पास न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी है, ओके, आर्मी, नेवी, है ना, एयरफोर्स, तो हर जगह पे हम न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ लिखी है। एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर, तो देखिए न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं या जो न्यूक्लियर मटेरियल है, उसे सिर्फ और सिर्फ अटैक्स के लिए ही थोड़ा ना यूज़ किया जाता है, एनर्जी के लिए भी। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप न्यूज़पेपर्स कवर करते हैं ना, तो आप ये सब जानते हैं, बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं रीसेंट, वो ये बताती हैं कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड, सोलर, इस पे डिपेंडेंट रखने के बारे में सोच रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि जी हम नेट जीरो एमिशंस ले आएंगे, या जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो भी उनसे पूरी हो जाएंगी, वो हो ही नहीं सकता। दैट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। अगर हम कितनी भी कोशिश कर लें तब भी हम सबको न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमारे केस में दैट ऑल्सो वर्क्स, एनर्जी सिक्योरिटी आती है न्यूक्लियर वेपन से। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हमें सब ने न्यूक्लियर पावर के रूप में एक्सेप्ट कर ही लिया है। यूएस के साथ जो इंडिया की न्यूक्लियर डील है 2008 की, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एज प्राइम मिनिस्टर साइन की थी ओबामा के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, expression of technological capability. Also, the most important fallout has been with regards to access to international technology. For example, with the United States, we now have high-tech defense cooperation, the NSSP, next steps in strategic partnership, perception of Indian national pride. तो देखिए है कहीं ना कहीं वही कि हमारी साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़, हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, ग्लोबल स्टैचर ऑफ नेशन, वही घुमा फिरा के स्टेप्स को स्ट्रेच कर करके लिखा हुआ है। 4-5 पॉइंट्स बनाने, आपने कैसे भी बना दो, एक पॉइंट में कुछ छोड़ दो, दूसरे में उसे लिख दो, दूसरे पॉइंट में कुछ छोड़ो, तीसरे में लिख दो उसे, ठीक है, बस हेडिंग चेंज करते जाओ। दैट्स व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर। ओके, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या हमें अपना नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो ऑफकोर्स आपको बताना है कि क्रिटिसिज्म क्या है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का। ओके, तो जो मैंने आपको बताया पहली बात तो आप वो लिखिएगा, जो आई थिंक यहाँ नहीं लिखा। एक तरफ हम कह रहे हैं क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, कि हम पे सामने वाला इसलिए अटैक नहीं करेगा, सिविलियन भी अटैक नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। हाउ डज दैट वर्क? क्योंकि सामने वाले को तो पता है कि जब तक हम न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, सामने वाला मतलब इंडिया हम पे कभी न्यूक्लियर अटैक करेगा ही नहीं, तो सिविलियन करते रहो अटैक, है ना। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्रिटिसिज्म है। दूसरा, हमारा जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है हमारे इंडियन डिसीजन मेकर्स का, वो लिमिट हो जाता है, राइट, क्योंकि हम बस जिस टर्म्स में हम पे अटैक हुआ है उसी टर्म्स में अटैक कर सकते हैं वापस। वो ऑप्शन ही नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करके कभी डराने का भी, ठीक है, उसके बारे में एक थ्रेट परसेप्शन क्रिएट करने का भी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूएशन ऑफ अटैक्स। अब आप जानते हैं, देखिए कारगिल जो हुआ था, कारगिल में ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं, जब 1999 में कारगिल हुआ
तो ऑलमोस्ट न्यूक्लियर वॉर के वर्ष पे थे, क्योंकि पाकिस्तान को तो ट्रस्ट ही नहीं किया जा सकता ना, ठीक है। तो कारगिल, मुंबई अटैक्स 2008, ये मेरे उस पॉइंट को वैलिडेशन देते हैं कि डेटरेंस जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं है। पाकिस्तान तो रुक ही नहीं रहा अटैक करने से, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ओके, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स इंक्लूडिंग इन इंडियाज नेबरहुड आर अंडरटेकिंग आर्सेनल। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कि चाइना है, अभी आपने न्यूज़पेपर में थोड़े दिन पहले देखा होगा कि कैसे चाइना ने अपने न्यूक्स को बढ़ा लिया है। कुछ अगर हम मई 2022 में देखें तो कुछ 100 कम थे, 300 कुछ थे, आज कुछ 400 ऐसे करके कुछ हो गया है, ठीक है। तो दे टाइम टू टाइम वो अपना आर्सेनल एक्सपेंशन करते जा रहे हैं, है ना, और ऑफेंसिव बनते जा रहे हैं, अपना डिफेंसिव कैपेबिलिटी भी एनहांस करते जा रहे हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को भी डेवलप कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर रही इतना ज़्यादा। ओके, अब देखिए ये कुछ 3-4 जो पॉइंट्स हैं आपने लिख दिया कि क्रिटिसिज्म क्या है। अब हम आते हैं कि NFU जो है वो अच्छी क्यों है। ओके, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ द NFU पॉलिसी। देखिए अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि देखिए अगर एक कन्वेंशनल अटैक हम पे हो रहा है या सिविलियन अटैक जैसे भी, ओके, तो उसका आंसर सिविलियन दे देते हैं ना, क्या ज़रूरत है न्यूक्लियर वेपन्स को बीच में लेके आने की। और उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो रीसेंट हमने बालाकोट स्ट्राइक्स जो इंडिया ने कंडक्ट की वो था, ठीक है। तो जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इंडिया उससे भी सामने वाले को डेटर कर सकता है। इंडिया की कैपेबिलिटीज उससे भी उतनी ही रिफ्लेक्ट होती है जितनी न्यूक्लियर वेपन से हो सकती है। सो लेट दैट ऑप्शन नॉट बी यूज्ड एट ऑल, डोंट थिंक अबाउट इट। It also conveys nuclear restraint to the world and India's adversaries, ensuring stability. देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर सभी ये सोचते रहेंगे कि हम तो वीक दिखेंगे नो फर्स्ट यूज से, ये होता रहेगा, तो कोई कुछ इनिशिएट करने के लिए अगर अग्री ही नहीं कर रहा तो इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेबिलिटी कैसे आएगी। वो इंडिया उसका इनिशिएटिव लेता है और यही हमारा सॉफ्ट पावर भी है। आप ये डायमेंशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख के बेसिकली यू कैन कंप्लीट योर आंसर। Okay. Conclusion: at the first level, India needs to address immediate security threats by intelligently building sufficient and resilient. Okay यार, वही सारी चीज़ें लिखी है कि पहले हमें क्या करना है, जो हमारे immediate security threats हैं उनको पहले हम cater करना सीखें, हम sufficient और resilient retaliatory capability को बढ़ाएं ताकि जो हम मिनिमम डेटरेंस कहते हैं वो एक्चुअल में क्रेडिबल हो। ओके, सेकंड लेवल पे हमें क्या करना चाहिए, इंडिया नीड्स टू मेक लॉन्ग टर्म इनोवेटिव डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट्स टूवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ अ ग्लोबल एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू पीस एंड यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, जो हमारा सपना है। तो हम अगर डिप्लोमेटिक लेवल पे इतना कुछ आज पिच कर रहे हैं कि टेररिज्म की डेफिनेशन लेके आओ, ये करो, ग्लोबल साउथ की बातें कर रहे हैं, अपनी मेंबरशिप की बातें कर रहे हैं, परमानेंट मेंबरशिप की, तो ये भी हमें डेली बेसिस पे यानी कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली करना शुरू करना चाहिए ग्लोबल लेवल पे कि न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट को भी जो हमने सपना देखा है उसको भी पूरा करना है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए और शॉर्ट टर्म में इमीडिएट सिक्योरिटी थ्रेट्स को देखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आपको पता ही है और ये आपके साइंस एंड टेक सेक्शन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर बहुत ब्रीफली अगर मैं आपको बता दूं तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। न्यूक्लियर फिजन एक रिएक्शन है जिसमें एक एटम का अगर न्यूक्लियस हम देखें तो उस न्यूक्लियस को स्प्लिट किया जाता है। फिजन का मतलब ही टूटना है, तोड़ना है, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज होगी एक एटम के न्यूक्लियस के स्प्लिट होने से, स्प्लिटिंग इनटू 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई, और इस टूटने के साथ साथ एनर्जी भी जो निकल रही है, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन। ओके, तो जो फिजन है उसके बाद यूजुअली हम देखते हैं गामा फोटॉन्स निकलते हैं, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, ये सब कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हम फ्यूजन की बात करें, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है जोड़ना, मिक्स होना। फ्यूजन का मतलब यही होता है ना, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटॉमिक न्यूक्लियाई को यूजुअली हम ड्यूटीरियम या ट्राइटियम देखते हैं। हाइड्रोजन के जो वेरिएंट्स हैं आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है।
तो इनको हम इनका फ्यूजन करवाते हैं, ठीक है, फ्यूज करवाते हैं, इनको कंबाइन करवाते हैं, ताकि एटॉमिक न्यूक्लियाई डिफरेंट डिफरेंट बने, जो हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और इसके प्रोसेस में ऑफ कोर्स बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है, तो दैट इज हाउ इट हेल्प्स। ओके, देखिए एक और चीज़, अगर आपको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में नहीं पता, क्योंकि एक और चीज़ चल रही है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड, जो बेलारूस में बेसिकली जो रशिया ने कहा है कि हम अपने कुछ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को वहाँ प्लेस करेंगे, है ना। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है, रशिया एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और पहली बार वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कहीं ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बेसिकली छोटे न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं जो इतने डेंजरस नहीं होते। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स एक्चुअली डेंजरस होते हैं, जिनसे एक्चुअल में कुछ तबाही हो सकती है, उस पर छोटे लेवल का डैमेज होता है। तो अभी आप बस इतना ही समझिए। नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस। देखिए मेरी एक सिंसियर सजेशन है आपको, अगर आप पे आप G20 देख रहे हैं, आप G7 देख रहे हैं, आप WTO देख रहे हैं, आप यूनाइटेड नेशंस, आप WHO कुछ भी देखते हैं ना, तो उसके कोर को समझने की कोशिश कीजिए, आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। देखिए आप पढ़ेंगे बहुत कुछ, न्यूज़ में बहुत कुछ चलता रहेगा, लेकिन क्योंकि जो यूपीएससी है वो बहुत ही ज़्यादा अपने नेचर को चेंज करती जा रही है एज अ पेपर, है ना, तो आपको बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ें आनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के बारे में पता होना चाहिए, क्या है यूनाइटेड नेशंस, क्या चार्टर है उसका, क्या रैशनल था यूनाइटेड नेशंस को बनाने का, क्या वो सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, क्या सच में आज तक कोई अचीवमेंट की भी है यूनाइटेड नेशंस ने कि नहीं की, ठीक है, क्या आज भी रेलेवेंट है कि नहीं है। मेंस में तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ही आपसे पूछा जा सकता है, गिवन द ग्लोबल टर्मोइल दैट वी सी द वर्ल्ड इन, डज यूनाइटेड नेशंस इवन स्टैंड रेलेवेंट टुडे, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा, आई वुड सजेस्ट कि जितने भी 6 ऑर्गन्स यहाँ लिखे हैं, 6 के 6 ऑर्गन्स की वेबसाइट्स पे जाएंगे, फर्स्ट पेज जो है उसका प्रियम्बल जो है, उसका रैशनल जो है वो पढ़िए, वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो बहुत ही होलिस्टिकली, बहुत ही बेसिक लेवल पे कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़नी ही नहीं है, क्योंकि वो नहीं पूछी जा रही। कॉम्प्लेक्स के चक्कर में सिंपल भूल जाओगे और पेपर में वही आता है, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं जो 49th ग्रुप ऑफ 7 समिट, यानी कि 49th G7 समिट जो हुई हिरोशिमा जापान में, है ना, तो इंडिया ने वहाँ पर क्वेश्चन किया। आप जानते हैं हमें भी इनवाइट किया गया था जापान द्वारा, तो इंडिया ने क्वेश्चन किया कि देखिए यूनाइटेड नेशंस, टू बी वेरी फ्रैंक, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, देखिए मैं बहुत फ्रैंकली कह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशंस की एबिलिटी तो क्वेश्चन हो गई ना, क्योंकि वो प्रिवेंट तो नहीं कर पा रहा कॉन्फ्लिक्ट्स को। और आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस को लाया ही इसलिए गया था ताकि वर्ल्ड में अकर ही ना करें इस तरह के इंस्टेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स, है ना, पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए यूनाइटेड नेशंस को लाया गया था। लेकिन यूनाइटेड नेशंस तो केपेबल निकला ही नहीं, वो हो ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में दिक्कतें हैं। यूनाइटेड नेशंस आज की कंटेम्प्रेरी रियलिटी को जब एग्जिबिट ही नहीं करता तो कहाँ से सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब यूनाइटेड नेशंस के बारे में आप जानते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्राइमरी एम है टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, 193 मेंबर स्टेट्स हैं, इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। आपको ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि एक एग्जिस्ट करता है, कुछ आपको याद करने का तरीका, GS इज इकोनॉमिक्स। ओके, ये आप याद करेंगे तो GS इज इकोनॉमिक्स, लेकिन ये इससे आपको 5 ऑर्गन याद हो जाएंगे। एक ऑर्गन आपको याद करना पड़ेगा, वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। तो GS में से G स्टैंड्स फॉर जनरल असेंबली, S स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी काउंसिल, इको यहाँ पे जो लिखा है इकोनॉमिक्स, इट स्टैंड्स फॉर इकोसॉक, ओके, और यहाँ पे इज भी बड़ा लिखना था। I stands for ICJ, यानी कि International Court of Justice, and S stands for Secretariat. I again repeated for you: G for General Assembly, S for Security Council, I for ICJ, S for Secretariat, Economics for ECOSOC, और साथ में Trusteeship Council तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 ऑर्गन्स आपके कंप्लीट हो गए। ओके,
तो देखिए और क्या इंडिया ने कहा, इंडिया ने क्वेश्चंस रेज किए कि टेररिज्म की डेफिनेशन तक नहीं आप पहुंच पाए यूनाइटेड नेशंस आज तक, और रिफॉर्म कब होगा यूनाइटेड नेशंस में, इतने साल हो गए हम लगे हुए हैं रिफॉर्म्स कब होगा रिफॉर्म, ठीक है। तो देखिए अब हम पहले मेंस की जो कंटेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस की कितनी भी बुराई कर लें, लेकिन क्योंकि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, यू कांट रियली बी completely black in something. You have to talk about the very crucial role that United Nation has historically played. And definitely United Nations ने बहुत कुछ किया है। कुछ ठोस पॉइंट्स लिखिए, एग्जाम्पल्स लिखिए, जैसे उसका रोल था पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, यूनाइटेड नेशंस ने किया है। फॉर एग्जाम्पल गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, जो आप जानते हैं नदर्न आयरलैंड में, नदर्न आयरलैंड तो एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया है, तो वहाँ पे जो आज तक पीस एग्जिस्ट करता है वो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट की वजह से करता है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यूनाइटेड नेशंस ने। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन आप देखते हैं बहुत सक्सेसफुल रहे हैं स्टेबिलिटी मेंटेन करने में, कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन्स में पीस मेंटेन करने में। तो आप ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए। दूसरा, डीकोलोनाइजेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। देखिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, एक डेक्लेरेशन अडॉप्ट किया था, डेक्लेरेशन ऑन द ग्रांटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस टू कॉलोनियल कंट्रीज एंड पीपल्स इन 1960, जिससे जितनी भी टेरिटरीज थी वो ट्रांजिशन कर सकें फ्रॉम कॉलोनियल रूल टू सॉवरेन नेशंस। तो डीकोलोनाइजेशन में बहुत बड़ा हाथ यूनाइटेड नेशंस का रहा है, और यूनाइटेड नेशंस में भी इंडिया का रहा है इस पर्टिकुलर स्टेप में, ठीक है। ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ, देखिए यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे जो 1948 का ये जो यूनिवर्सल डेक्लेरेशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स में इस पे कम से कम 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। आप जानते हैं 2020 में भी क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2021 में भी, ठीक है। तो जो यूडीएचआर है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हमने फंडामेंटल राइट्स में कुछ कुछ चीज़ें इनसे ली हैं, अपने अपने डीपीएसपीज में कुछ कुछ चीज़ें इनसे ली हैं, हमारे कुछ कुछ प्रियम्बल की बातें यहाँ से आई हैं। तो जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यूनाइटेड नेशन से आई है, तो कितना रेलेवेंट है ये, ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ओ वी कैन नॉट एम्फसाइज इनफ अपॉन इट, राइट। एसडीजीज, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने हर आंसर में कोट करने के लिए कहा जाता है, तो यूनाइटेड नेशंस तो डेफिनेटली मरा नहीं है, ओके। तो 17 एसडीजीज, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड रिलीफ, तो ये WHO, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ये सब कुछ लिखिए आप, ठीक है। अब क्यों यूनाइटेड नेशंस, लेकिन दिक्कतें तो हैं, तभी कॉन्फ्लिक्ट अभी तक नहीं प्रिवेंट कर पा रहा यूनाइटेड नेशंस, या ना ही उनको रिजॉल्व कर पा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, जब आप कंटेम्प्रेरी रियलिटी को रिफ्लेक्ट ही नहीं करते तो कहाँ से आप रिजॉल्व करेंगे कंटेम्प्रेरी कॉन्फ्लिक्ट्स को। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर आपने P5 को दे दी, अब वहाँ पे भी जो वीटो पावर का यूज़ होता है, चाइना को देखिए, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स या इंडिया अकेला भी जब बार बार प्रपोज करता है कि देखिए ये पर्टिकुलर कुछ टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट हैं, इनको लिस्ट में इंक्लूड करना है, सैंक्शंस कमेटी में इंक्लूड करना है, लेकिन चाइना क्या रीज़न देती है, चाइना कहती है अरे हम इस पर टेक्निकल होल्ड लगा रहे हैं, हमें इस इंसान के बारे में क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, वो भी तो पता करना है, वो नहीं देखना कि इसने टेररिस्ट अटैक किया है कि नहीं करना। लेकिन हम पाकिस्तान के बेस्ट फ्रेंड हैं, तो जब आप कुछ 5 कंट्रीज़ को आपने वीटो पावर दे दी तो उसका मिसयूज़ तो हो ही रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट कैसे, टेररिज्म ख़त्म कैसे होगा, टेररिज्म कैसे खत्म होगा जब चाइना हर बार टेररिस्ट को सैंक्शन करने से वीटो करती रहेगी या होल्ड पे रखती रहेगी, ओके। सेकंड पॉइंट, लिमिटेड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स, ओके। जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के किसी डिक्लेरेशन पे कोई टीथ ही नहीं है उनके पास, है ना, कुछ है थोड़े ना कि इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी ही है ना, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे डिपेंड करता है वो, तो फिर कहाँ से एनफोर्समेंट मैकेनिज्म तो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, ओके। Sovereignty and national interests. These values of the nations hinders the collective action and compromise the effectiveness of UN interventions. तो वही देखिए, हम वैसे कहते हैं कि सब इक्वल हैं, the world of equality and all that, but are we equal? क्या सच में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इक्वल है? ओके। कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिविजन्स,
अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना, और इन बहुत सारे इंटरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो अब यूनाइटेड नेशंस एक छोटी सी बॉडी है, ऑल्दो यू गेट माय पॉइंट, हर इतने सारे डाइवर्स इंटरेस्ट को अकोमोडेट करना भी बहुत मुश्किल है, एक सोल्यूशन देना, एकमात्र सोल्यूशन देना भी काफ़ी मुश्किल है जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, है ना। तो और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस भी होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, है ना। तो हर एक को कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करना भी बहुत मुश्किल है, तो इस तरह की चीज़ों में थोड़ा डिले होता भी है। ओके, लैक ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज। अब देखिए आप जानते हैं कि क्योंकि खुद का फिनेंस नहीं है यूनाइटेड नेशंस का, कुछ भी सब कंट्रीब्यूट करते हैं, सब डोनेट करते हैं, उस सहारे चल रहा है यूनाइटेड नेशंस। तो जब खुद का कुछ फिनेंस ही नहीं है तो यूनाइटेड नेशंस के पास कैपेसिटी भी तो नहीं है अपने इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करने की, या किसी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की, या टेररिज्म के साथ डील करने की। ठीक है, तो देखिए सब कुछ इकोनॉमी है। मैं हर बार यही कहती हूँ बहुत सारी वीडियोस में, इफ यू बीन विद मी यू नो आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग, आप इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो वो केवल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से बड़ा कुछ नहीं है। हर चीज़ में इकोनॉमी से ऊपर कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली पॉलिटिक्स भी इकोनॉमी से आता है। ठीक है, हाउ यूनाइटेड नेशंस कैन बी मोर इफेक्टिव। यूनाइटेड नेशंस को फिर अब देखिए हमने क्या कहा, यूनाइटेड नेशंस अभी मरा नहीं है, तो हमने बहुत अच्छी बातें भी देख ली, एसडीजीज वगैरह। फिर हमने कहा लेकिन दिक्कतें तो हैं, तभी तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रोक पा रहा, तो हमने वो भी देख लिया। लेकिन अब इतनी दिक्कतें देख ली तो उसको इफेक्टिव बनाएं कैसे, ठीक है, वो आपको अपने आंसर्स में भी लिखना है। ओके, तो देखिए हमें अपनाने की ज़रूरत है प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अराइज ही ना करें, टाइम टू टाइम नेगोशिएशन होल्ड करो ना, है ना। देखिए अगर आज हम देख रहे हैं कि चाइना ने एक डील ब्रोकर कर दी इतने बड़े दो देशों की लड़ाई के बीच में, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, तो इस तरह की प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्यों नहीं हो सकता? क्यों वहाँ पे सबको अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देखना है? मीडिएशन को प्रमोट कीजिए, रिकंसिलिएशन को, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को, ताकि झंझटें रही ना इतनी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म कीजिए, अफ्रीकन और एशियन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाइए वहाँ पे। अगर बाकी देश कहते हैं कि इंडिया को मेंबरशिप मिलनी चाहिए, तो इंडिया कहता है अफ्रीकन यूनियन को दो, जिसमें इजिप्ट भी आता है ना। तो क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हम ब्राज़ील के बारे में बात करते हैं, उनको मिलना चाहिए। ओके, इम्प्रूविंग पीस कीपिंग ऑपरेशंस। देखिए पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भी बहुत दिक्कतें चल रही हैं, लेट मी मेक दैट क्लियर ऑल्सो। पहली बात तो उनके पास खुद के रिसोर्सेज नहीं है। ओके, बहुत मतलब जो डोनेशन आ रही हैं पीस कीपिंग मिशन के लिए, अब ये जो डोनेट करती हैं ये बड़ी बड़ी कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑल ऑफ दैट, ये कह देते हैं हम आपको पैसे दे रहे हैं लेकिन मरो आप। ठीक है, हम ट्रूप्स नहीं भेजेंगे, अपनी ट्रूप्स भेजेगी बाकी कंट्रीज, बांग्लादेश, इंडिया, है ना, बाकी ये कंट्रीज भेजेंगी, हम पैसा देते रहेंगे, लेकिन लोग भी आपके, ठीक है, जान भी अगर कभी जाएगी तो आपके लोगों की, लेकिन डिटरमाइन भी हम करेंगे कि हमारा डोनेट किया हुआ पैसा एग्जैक्टली उन्होंने कैसे इंप्लीमेंट करना है वहां जाके, या कैसे लगाना है, किस ऑपरेशन में कितना कहाँ लगेगा। एंड दिस इज कम्प्लीटली बिजार, दिस इज अगैन डिस्क्रिमिनेटरी। ओके, तो ये चीज़ है। और ऑफ कोर्स ट्रेनिंग, एनहेंसमेंट, स्किलिंग, कैपेबिलिटीज़, वो सब कुछ भी ज़रूरत है। इन्हांसिंग कॉपरेशन, देखिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ यूनाइटेड नेशंस को कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली हाउ थिंग्स वर्क इन टुडेज एरा। इफ़ यू वांट टू know a particular region, go to that region, talk to the regional body, understand the region and work with them. if you really want कि world as a whole grow करे, ठीक रहे, stable रहे, तो अपनी ईगो साइड पे रखें। हर रीजन का जो लोग हैं उनसे जाके पूछें, आसियान है फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट एशिया में, तो उनसे। एड्रेसिंग रूट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देखिए हम कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ही ऊपरी स्तर से देखते हैं, हमें लगता है प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि अगर एक रेवोल्यूशन हो रहा है या फिर एक अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मे बी उसके रूट्स पे लाया करती हो बहुत ही एक्यूट पॉवर्टी, या इनइक्वालिटी, या गवर्नेंस इशूज, या ह्यूमन राइट्स वायलेशन, या कुछ पॉलिटिकल चीज़। ठीक है, तो उनको भी तो डील करना बहुत ज़रूरी है। ओके, मोबिलाइजिंग सफिशिएंट रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स फिनेंशियल कमिटमेंट्स फुलफिल करे हर एक मेंबर स्टेट अपनी। कोई ऑल्टरनेटिव फंडिंग मैकेनिज्म भी हो सकता है। ओके, अगर हम CSR कहते हैं, ये मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कुछ यहाँ भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, कि कुछ पर्टिकुलर प्रतिशत आप प्रॉफिट का इसमें लगाइए, GDP का लगाइए, कुछ ऐसा, एवरीबडी शुड ऑल्सो कमिट टू दैट। ओके, सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑलराइट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए पहले तो आपको न्यूज़ समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े।
ओके, अचीवमेंट्स ऑफ WTO तक का जो चीज़ है पहले आप वो सुनिए। अब देखिए इंडिया ने क्या किया है। ओके, इंडिया के खिलाफ एक रूलिंग दी गई है WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी द्वारा। उस रूलिंग के खिलाफ हमने अपील किया है एपेलेट बॉडी में WTO के। रूलिंग क्या थी हमारे खिलाफ कि इंडिया ने वायलेट किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट को, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट कहती है कि हर कंट्री बेसिकली, अगर मैं आपको वर्बैटिम बताऊं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट कहती है दैट वी नीड टू लोअर all taxes and tariffs on information technology products by everybody to zero। कब से? जुलाई 1, 1997 से इट केम इनटू फोर्स, ITA। ठीक है, तो बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, कुछ लिस्ट है यहाँ पे, तो उस पर कोई भी टैरिफ नहीं लग सकता। लेकिन WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने कहा कि इंडिया ने इसको वायलेट किया है, इंडिया ने टैरिफ लिया है, किस पे लिया है? मोबाइल फोन्स पे लिया है। ठीक है, आई थिंक यही चीज़ यहाँ लिखी है, हाँ, स्मार्टफोन्स पे। ठीक है, तो देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये जो अग्रीमेंट है, एक आप कह सकते हैं टैरिफ लिबरलाइजेशन अरेंजमेंट कहेंगे हम इसे, है ना। तो क्योंकि 1997 में इट केम इनटू फोर्स, अगर हम WTO को देखें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया 1995 में, तो बहुत ही जल्दी आ गया इट। लेकिन अब आप एक बात सोचिए, और ये आप कह सकते हैं कि एक एक स्पेसिफिक लिस्ट है कुछ IT और टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स की, तो उस पे ही केवल बात की गई थी कि टैरिफ ज़ीरो करने हैं। और अगर आप उसे लिस्ट पढ़ेंगे तो आई थिंक कुछ 10 प्रोडक्ट्स हैं उसमें, या 10 चीज़ें हैं जिसमें आपको कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या इस तरह की फैक्स मशीन, मॉडर्म, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऑफिस मशीन्स, ठीक है, कैलकुलेटर्स। तो इस पे बेसिकली टैरिफ ज़ीरो करना था। इंडिया का क्या स्टैंड है? हमने अपील ही इस बेसिस पे किया है। हमने अपील इसलिए किया है क्योंकि देखिए जिस समय 1997 में जब हमने इस अग्रीमेंट को साइन किया सबने, तब कहाँ ये सब कुछ होता था? स्मार्टफोन्स डिडंट इवन एग्जिस्ट देन। Okay, so we are not bound to eliminate tariffs on such items. This is our stand. Okay, लेकिन अब एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने अपील फाइल की है एपेलेट बॉडी में, जो हाईएस्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है WTO की। लेकिन ये अपील है अपील इनटू द वॉइड, क्योंकि एपेलेट बॉडी में 7 लोगों की ज़रूरत है ना, इन द सेंस होना चाहिए, लेकिन कोरम के लिए जितने मेंबर्स चाहिए कोरम के लिए, ठीक है, मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, उतने तो लोग वहाँ पे है भी नहीं अभी। क्यों? क्योंकि ट्रंप के समय जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थी वो उन अपॉइंटमेंट्स को ब्लॉक करता जा रहा था, तो अभी तक वो डिसफंक्शनल ही पड़ी है एपेलेट बॉडी। तो इसीलिए वी हैव फाइल्ड एन अपील इनटू द वॉइड, मतलब इस अपील का पता नहीं कुछ होगा भी कभी के नहीं होगा, बिकॉज एपेलेट बॉडी करंटली इज डिसफंक्शनल। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए जब भी WTO पे कोई क्वेश्चन आए, है ना, और आपको उस पर आंसर लिखना है, तो कुछ की WTO एग्रीमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसमें से एक के बारे में तो बहुत डिटेल में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के कुछ बहुत सिग्निफिकेंट कंसर्न्स हैं इस पे, द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ओके, और आई थिंक अगर आपने अपना स्टैटिक कवर किया है थोड़ा बहुत भी इकोनॉमी का, तो आप ये सारी भी चीज़ें आपने सुनी हैं, ठीक है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, द एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, गैट्स, ट्रिम्स एग्रीमेंट, ठीक है, फाइटो सैनिटरी एंड सैनिटरी मेजर्स वाला एग्रीमेंट, ये सब कुछ आपको पता है। अब हम देख लेते हैं WTO की अचीवमेंट क्या है। देखिए WTO is by far the largest trade body in the world, right? It encompasses more than 85% of the population in the world. 95% of the trade that happens across the world is done by WTO members. So widest of wider coverage, ठीक है। ट्रांसफॉर्म्ड इंटरनेशनल ट्रेड आप जानते हैं, देखिए लिबरलाइजेशन के एरा को और फ्लरिश करने के लिए, ग्लोबलाइजेशन को, फ्री ट्रेड को और बढ़ाने के लिए WTO जैसी कोई चीज़ लाई गई थी, ठीक है। गैट का आप कह सकते हैं, वैसे तो ये एक सक्सेसर है, पर गैट भी तो इसीलिए आया था। तो इसने इंटरनेशनल ट्रेड को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है, ड्रामेटिक ग्रोथ देखी है हमने क्रॉस बॉर्डर बिजनेस एक्टिविटी में, मतलब ग्लोबलाइजेशन ही है इसका मतलब, राइज ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेंज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं
कि कैसे हमने कम्युनिकेशन इम्प्रूव की है, ग्लोबल वैल्यू चेन, एक पर्टिकुलर फ़ोन की असेंबली कहीं और हो रही है, प्रोडक्ट्स के जो मटेरियल्स हैं, चिप्स हैं, वो कहीं और से आ रहा है और फिर फाइनल कुछ और कहीं पे डिलीवर किया जा रहा है। तो ये ग्लोबल वैल्यू चेन एग्जिस्ट करती है हर चीज़ में। ओके, नॉन डिस्क्रिमिनेशन आप ये भी जानते हैं, जो WTO है वो प्रमोट करता है प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसका सबसे बेहतरीन प्रिंसिपल है मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN प्रिंसिपल। यानी कि अगर तो आप कुछ फॉर एग्जांपल इंपोर्ट करती है आपकी कंट्री, दिस इज द सेकंड वन। मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है? इट इंश्योर्स दैट कंट्रीज डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर्स। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब अगर एक नेशन के साथ आपने डील किया है, दूसरे नेशन के साथ भी डील किया है, तीसरे के साथ भी, तो आप तीसरे को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे सकते दूसरे से कंपैरिजन में, दूसरे को पहले के कंपैर, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो सब आपके लिए एक समान है, ठीक है। मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल ये कहता है, ग्रांटिंग देम द सेम फेवरेबल ट्रीटमेंट गिवन टू एनी अदर मेंबर, एवरीबडी इज द सिमिलर और द सेम फॉर यू। ओके, अब देखिए, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए, जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स और ये सब कुछ आप देखते हैं ये एक्सेप्शन है, और WTO में ये बात लिखी है दैट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स आर एन एक्सेप्शन टू, या सेपा या जो भी आप देखते हैं, एक्सेप्शन टू द मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल। नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल भी आपको पता है, अगर आप कुछ इंपोर्ट करते हैं आपकी कंट्री, है ना, वो सेम तरीके का प्रोडक्ट आपकी कंट्री में भी बनता है, तो आप अपनी कंट्री मतलब नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल मतलब उस प्रोडक्ट को भी अपने ही प्रोडक्ट की तरह समझा जाएगा, उसके खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, अपने नेशनल प्रोडक्ट की तरह ही उसको ट्रीट करो, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ये भी आप जानते हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज जैसा ये सब कुछ एग्जिस्ट करता था, गैट और गैट्स में भी, ठीक है। आप जानते हैं WTO प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस इन कैपेसिटी बिल्डिंग, और आप ये भी जानते हैं कि जैसे अगर अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में ही, है ना, कुछ हम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए टाइम पीरियड ज़्यादा है, सब्सिडीज़ को कट डाउन करना, जो सब्सिडीज़ रूइन करती हैं लिबरलाइजेशन को, उसको आपको काफ़ी साल दिए गए हैं कि आप धीरे धीरे करके उसे फेज आउट कर दें, लेकिन डेवलप्ड नेशंस के लिए बहुत कम विंडो है, ठीक है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ताकि यूनिलैटरल रिस्पॉन्सेज ना हो। अब देखिए यहाँ पे WTO के हेडक्वार्टर्स आपको पता है जिनीवा स्विट्जरलैंड, और ये प्रिंसिपल फोरम है ताकि रूल्स सेटअप किए जा सके इंटरनेशनल ट्रेड के, कैसे इंटरनेशनल ट्रेड होगा, कैसे फ्री ट्रेड को मेंटेन करना है एंड ऑल ऑफ दैट। आप ये भी जानते हैं कि माराकेश ट्रीटी ने या अग्रीमेंट ने एस्टैब्लिश किया था WTO को, जिसे साइन किया गया 1994 में। ओके, 1994 में ये जो माराकेश अग्रीमेंट थी जिसे साइन किया गया, वो कब किया गया? जब यूरोगे राउंड कंप्लीट हुआ, जो 1987 से 1994 तक चला, ठीक है। द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1995, जब WTO का आविष्कार हुआ बेसिकली। आप जानते हैं गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड का सक्सेसर है, ये ग्रुप है जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में, जो बेसिकली पहली बार कुछ रूल्स लेके आया था मॉडर्न मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम के लिए। ओके, तो वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। इश्यूज भी हैं WTO के साथ। सबसे पहला इशू तो आपने ये देख लिया कि एपलेट बॉडी एकदम डिसफंक्शनल है, तो कौन सा डिस्प्यूट सेटलमेंट, है ना, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। तो यहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं वीटो पावर्स दी हुई है ना आपने यूनाइटेड स्टेट्स जैसी चीज कंट्रीज को। नॉट एक्चुअली, बट आई होप यू गेट माई पॉइंट, दिस इज नॉट फेयर। अब देखिए यहाँ पे और भी बातें लिखी हैं। Negotiation deadlocks. Consensus-based decision-making process has often resulted in negotiation deadlocks, making it difficult to reach meaningful agreements on critical issues such as agricultural subsidies, intellectual property rights. अब देखिए क्या है ना कि negotiation deadlocks का मतलब क्यों हम negotiation level पे भी हमारे बीच में कुछ crisis है या हम सेम पेज पे नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज। जो आप नॉर्थ साउथ डिवाइड देखते हैं वो हर फ्रंट पे हैं। नॉर्थ साउथ डिवाइड आपको WTO में भी दिखेगा, क्लाइमेट जो इवेंट्स होते हैं UNFCCC वहाँ भी दिखेगा, हर जगह दिखेगा, ठीक है। तो आप जानते ही नहीं है कि एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल सब्सिडीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप तो कहते हैं इंडिया इज नॉट डूइंग इनफ, दिस इज नॉट डूइंग इनफ, दे शुड फेज आउट। क्लाइमेट पे बात होती है तो आप कहते हैं आप चावल उगाना छोड़ दो, ये जानते हुए कि हमारा स्टेपल डाइट, हम तो कुछ करते ही नहीं। ग्लोबल वार्मिंग तो आपने की, लेकिन आज हमारे ऊपर बहुत सारे इम्पोजिशंस। तो ये चीज़ें डेडलॉक लेके आती है। डेवलपिंग कंट्री कंसर्न्स जैसा कि मैंने आपको बता दिया।
हमें ऐसा ही लगता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को, क्योंकि उन्होंने ही रूल्स मोर और लेस सेट किए, तो उन्हीं को फेवर करते हैं। राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म एंड बायलैटरलिज्म, आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शनिज्म बढ़ता जा रहा था, स्पेशली ट्रम्पियन एरा में। और कंट्रीज आपस में, देखिए एक मल्टीलैटरल अगर बॉडी एग्जिस्ट करती है, रूल सेटिंग बॉडी एक ट्रेड की एग्जिस्ट करती है, तो प्लूरीलैटरल, कुछ कंट्रीज ने कहा चलो WTO नहीं, हम WTO की कुछ कंट्रीज मिलकर अपने रूल बना लेते हैं, फिर एक दो कंट्री ने कहा छोड़ो WTO, हम आपस में ट्रेड के रूल्स सेट कर लेते हैं। दिस इज नॉट हाउ दिस वर्क्स, फिर WTO तो डिसफंक्शनल हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। ठीक है, इमर्जिंग इशूज जो 21st सेंचुरी के हैं, 21st सेंचुरी ट्रेड के हैं, उसके लिए अपडेटेड प्रोविजंस चाहिए, है ना, लेकिन अपडेट तो कुछ नहीं हो रहा। जेंडर इशूज, ह्यूमन राइट्स इशूज, क्लाइमेट चेंज, SDGs, इन सबको लेके आना है। ओके, members development status concerns have been raised regarding the ability of certain members to self designate as developing countries and thereby to benefit। अब देखिए, ये तो ट्रम्प ही कहते थे कि इंडिया, चाइना, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं वो स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट लेने के लिए खुद को डेवलपिंग कंट्री बोल देती हैं, वो है नहीं है तो इनको तुम हम नहीं देंगे, है ना, ऐसा कोई ट्रीटमेंट स्पेशल। तो डेवलपिंग कंट्रीज, अगर देखिए यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए एक और चीज़ कि डेवलपिंग कंट्रीज कोई भी खुद को कह सकता है कि मैं डेवलपिंग कंट्री हूँ। लीस्ट डेवलप्ड नेशन बनने के लिए ऑफ कोर्स यूनाइटेड नेशंस आपको वैलिडेशन देती है, प्रॉपर सर्वे होता है कि आप लीस्ट डेवलप्ड हैं, तो वो तो लिस्ट एग्जिस्ट करती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज की कोई लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। आप खुद को कह सकते हैं हम डेवलपिंग कंट्री है, और बहुत सारी कंट्रीज का ये कहना है कि सिर्फ स्पेशल ट्रीटमेंट लेने के लिए कुछ कंट्रीज जो डेवलपिंग है भी नहीं, जैसे चाइना सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, फर्स्ट भी बन जाएगी थोड़े टाइम में, कई लोग ऐसा कहते हैं, तो उसे आज भी स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। ओके, लेकिन कैसे रिफॉर्म करें? अगर इतनी ही बुराई है WTO में तो रिफॉर्म कैसे करें? डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को वर्क करवाइए, ठीक है, और इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी टू एनहांस लेजिटिमेसी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कीजिए, है ना, कुछ लीडरशिप नहीं है, एग्जीक्यूटिव कमेटी क्रिएट कीजिए, ये सब कुछ यहाँ लिखा है, यू कैन रीड इट ऑन योर ओन। अब हम आते हैं G7 पर, बट लेट मी जस्ट हैव सम वाटर। ओके, ग्रुप ऑफ 7, G7, आप जानते हैं G7 की जो समिट हुई, 49 समिट, हिरोशिमा जापान। ओके, तो इंडिया along with countries like Australia, Brazil, etc. were invited to the summit. ओके, और इंडिया ने एक 10 पॉइंट एक्शन प्लान भी दिया। अब आपके इस बार अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे मेजर आउटकम्स इस समिट के पूछे जा सकते हैं कि G7 समिट विच वाज कंडक्टेड इन हिरोशिमा जापान, लिस्ट द मेजर आउटकम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर समिट। उसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ज़रूर लिखना है, स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर उस क्वेश्चन का एक सब पार्ट ये भी हो सकता है कि इंडिया ने किन पॉइंट्स को पिच किया वहाँ पे, तो उसमें आपको 2 चीज़ें लिखनी है बहुत सिग्निफिकेंट। एक तो ये 10 पॉइंट एक्शन प्लान के कुछ 4-5 पॉइंट लिख देना, ठीक है, और साथ ही में जो अभी इससे पहले वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि इंडिया ने बोला कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो रिफॉर्म की ज़रूरत है क्योंकि वो प्रिवेंट कर ही नहीं पाया, है ना, टेररिज्म की डेफिनेशन पे आज तक नहीं अराइज कर पाया, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें करके जो आपका करंट पार्ट है क्वेश्चन का वो सब कुछ एड्रेस हो जाएगा। जो 10 पॉइंट एक्शन प्लान है इंडिया ने दिया वो क्या है वो भी देख लेते हैं कि इंक्लूसिव फूड सिस्टम्स होने चाहिए जो मोस्ट वल्नरेबल को भी प्रोटेक्ट करें, डीपोलिटिसाइज कर दें ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई चेन को। आप जानते हैं कि अभी जो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आप जानते हैं यूक्रेन से और रशिया से सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर सप्लाई होती है, लेकिन इसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गई। कई लोगों ने कहा इनके फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो ग्लोबल साउथ हुआ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था पर हुआ, तो हम बेसिकली ग्लोबल साउथ की वॉइस बन रहे हैं इधर। डेवलप एन ऑल्टरनेटिव मॉडल टू फर्टिलाइजर्स, स्टॉप फूड वेस्टेज टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी। अब देखिए इस समय में कुछ भी हो रहा होगा तो मिलेट की बात तो होगी, अडॉप्टिंग मिलेट। कुछ ना समझ आए ना अपना दिमाग लगाना, इस 10 पॉइंट एक्शन प्लान में क्या होगा, मिलेट पे कुछ होगा ज़रूर, है ना, क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स पे तो ज़रूर होगा, इंडिया ने अगर ग्लोबल साउथ का अगर बेड़ा उठाया हुआ है अभी, है ना, और ऑफ कोर्स हम जब तक
अपनी वॉइस को सब्सटैंशली नहीं रख देते हर जगह हम रहेंगे, तो हमने ज़रूर ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई, फूड सिक्योरिटी की बात की ही होगी, है ना। अब होलिस्टिक हेल्थ केयर की भी काफ़ी बातें चल रही हैं, क्योंकि कोविड के बाद और भी चीज़ों के बाद ये इट हैज़ बिकम अ थिंग एंड विल रिमेन अ थिंग फॉर लॉन्गर टाइम्स नाउ। तो ये सब कुछ लिखे। ग्लोबल साउथ के बारे में ज़रूर लिख सकते हो, खुद से होगा ही होगा, आंख बंद करके लिख के आओ ये कुछ 2-3 पॉइंट, ठीक है। रेजिलियंट हेल्थ केयर सिस्टम्स, इंश्योर मोबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, है ना, ताकि जो डॉक्टर्स हैं इधर उधर जो बेस्ट हैं वो ट्रैवल कर सकें, कोई दिक्कत ना आए, उन पे मत सैंक्शन लगाओ, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम आउटकम्स देख लेते हैं कि क्या थे समिट के। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये चाइना को रेफर करता है। किस सेंस में? मोस्ट प्रोबेबली ये चाइना को रेफर करता है। कैसे? यहाँ पे G7 कंट्रीज ने कहा, और इनवाइटेड कंट्रीज भी यहाँ देख रही थी मतलब बैठ के, कि हमें एक कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म ऑन इकोनॉमिक कोअर्जन को एस्टैब्लिश करना है। कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म ऑन इकोनॉमिक कोअर्जन, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ट्रेडिंग को या इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को वेपनाइज करने की कोशिश करे, ठीक है, इट इज नॉट गुड। वी नीड टू डी रिस्क आवरसेल्व्स फ्रॉम चाइना, डी रिस्क आवर कमर्शियल टाइज विद चाइना। क्यों? क्योंकि चाइना पे सब इतने डिपेंडेंट है, सबकी इतना ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, स्पेशली माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सारी चीज़ों में, सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, कि अगर चाइना कल को एक वॉर छेड़ना चाहे किसी के साथ भी, तो वो बस ये कह देगी कि हम आपको कुछ सप्लाई नहीं कर रहे, जो भी आज तक किया करते थे। ऐसा कुछ भी कहा जा सकता है, उस इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को वेपनाइज किया जा सकता है। दैट शुड नॉट हैपन। ओके, राइट अबाउट इट। स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, कैसे एक ट्रस्ट वर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया। अब देखिए G7 कंट्रीज ही, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। यूरोपियन यूनियन हैज सॉर्ट ऑफ कम अप विद दिस ड्राफ्ट थिंग कि क्या क्या होगा ट्रस्ट वर्दी AI बनाने के लिए। G7 इज तो वेरी वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट। वो जो सैम ऑल्टमैन है, ही इज ट्रैवलिंग एवरीवेयर, है ना, कि AI को हमें ट्रस्ट वर्दी बनाना है, एथिकल एंड, तो राइट अबाउट इट। क्लाइमेट एंड एनर्जी, अब इन्होंने कहा है कि देखिए हमें अचीव करना है नेट ज़ीरो एमिशंस बाय 2050, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है ग्लोबल वार्मिंग को। और साथ ही में इन्होंने एंडोर्स किया G7 क्लीन एनर्जी इकोनॉमी एक्शन प्लान को, जो कहता है देखिए ट्रेड पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मेन रोल प्ले करेंगी नेट ज़ीरो एमिशंस को रीच करने में। रेजिलिएंट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, इट हैज़ टू बी देयर। G7 ने प्रोड्यूस किया हिरोशिमा एक्शन स्टेटमेंट ऑन फूड सिक्योरिटी, ठीक है। कुछ भी हो, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा ना, वही है ये बेसिकली, कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई भी जो लोग है ना, चाहे वो किसी भी कंट्री को बिलोंग करते हो, वो फूड उन तक पहुंचना ना छूटे, चाहे वो अफगानिस्तानी क्यों ना हो। अफगानिस्तान के लोगों की क्या गलती है? तालिबान गलत है ना, वहां तक तो खाना पहुंचाना ही है, ठीक है। तो ये भी इसका एक एलिमेंट था। ओके, अब देखिए, आप जानते हैं आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट, G7 एक इनफॉर्मल फोरम है। फॉर्मल लिखा आ सकता है वहाँ पे मैनिपुलेट करने के लिए, इनफॉर्मली तो है, तभी तो कोई इसका सेक्रेटेरिएट एग्जिस्ट नहीं करता, हर बार रोटेशनल बेसिस पे कहीं ना कहीं हो जाता है समिट इसका, इट इज़ वेरी इनफॉर्मल सॉर्ट ऑफ थिंग, क्योंकि ऐसा तो कोई रूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोई इंक्लूसिव चीज़ भी नहीं है। जो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशंस थे, दे केम टुगेदर, दे फॉर्म्ड एन इनफॉर्मल ग्रुप और फोरम, दे बिकेम G7, है ना। तो ये चीज़ हो गई। तो G7 तो हो गया, लेकिन फिर इसमें आप जानते हैं रशिया ऐड किया गया 1998 में, लेकिन 2014 में उसे एक्सपल भी कर दिया। क्यों कर दिया एक्सपंज उसे? क्योंकि क्राइमिया को टेक ओवर कर लिया रशिया ने। तो ये सब कुछ यहाँ लिखा है। ओके, अब देखिए G7 पे ऑफ कोर्स आपके इस बार के मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, तो G7 को प्रिपेयर करके जाइए कि G7 की अचीवमेंट्स क्या रही हैं, ये भी वर्बैटिम पूछ लिया जा सकता है। तो राइट एटलीस्ट 2-3 अचीवमेंट्स जो G7 ने की है ना। और देखिए आप ये भी लिखिए कि कंटेम्प्रेरी टाइम्स में G7 खुद को और इंक्लूसिव बनाता जा रहा है, इसीलिए तो हमें ऑस्ट्रेलिया इन सबको इन्वाइट किया गया। इट इज़ रेडी टू डाइवर्सिफाई इटसेल्फ, राइट। और क्या लिखेंगे? ग्लोबल फंड टू फाइट मलेरिया एंड एड्स इन 2002 इन्होंने सेटअप किया। ओके, जो G20 पे
आप देखते हैं कि 15% टैक्स एटलीस्ट पे करना ही पड़ेगा MNCs को, है ना, अपने प्रॉफिट का। अब देखिए आप ये भी जानते हैं कि सबसे पहले G7 में आया, फिर G20 तक पहुंचा, फिर सबने इस पे अग्री किया। ये क्यों है? क्योंकि कहीं कंपनीज क्या करती हैं कि कहीं भी टोटल 15% टैक्स नहीं पे कर रही। इन द सेंस किसी ऐसी जगह पे जाके बस जाना जो टैक्स हेवन है, जहाँ पे टैक्स लग ही नहीं रहा, है ना, तो फिर टैक्स तो आप कुछ भर ही नहीं रहे। तो बेसिकली इसमें क्या है कि एटलीस्ट 15%, मतलब कम से कम अगर आप 7% टैक्स दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल अपना एक कंट्री में, ठीक है, तो जो बचा हुआ 8% है वो आपकी पेरेंट कंट्री आपसे लेगी, ताकि टोटल 15% तो आप दो टैक्स, ठीक है। तो ये G7 से आया। ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम जो है 2015 में लॉन्च किया गया। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज को टैकल करना था, क्लाइमेट एनर्जी रिसर्च करनी है, डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। तो ये सब कुछ लिखो। अब G7 रेलेवेंट क्यों है करंट जियो पॉलिटिक्स में, है ना? वो इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि इकोनॉमिक पावर, जो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशंस थे, दे केम टुगेदर, है ना। इकोनॉमिक पावर तो अभी भी है इनके पास, एंड इकोनॉमी इज द माइट, यू नो, सो दे हैव द पावर टू शेप ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज, कोऑर्डिनेट फाइनेंशियल रेगुलेशंस, एड्रेस इकोनॉमिक चैलेंजेस लाइक ट्रेड इम्बैलेंसेस, करेंसी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल क्राइसिस। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है इन कंट्रीज का, you know, however sad you might be after, you know, hearing this, but this is true. आप जानते हैं अभी भी ग्लोबल एजेंडाज यही शेप करते हैं, है ना। जो कॉन्फ्लिक्ट हो, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो, सब कुछ इन्हीं की देन है। सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि देखिए ये तो खुद को मानते ही है कि डेमोक्रेसी इन्हीं से आई है ना। इन्फ्लुएंशियल डेमोक्रेसी भी है, तभी सबको लेक्चर भी करते हैं डेमोक्रेसी पे, और मानते भी हैं कि डेमोक्रेसी सब कुछ है। तो ये सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है इनकी, कैटलिस्ट फॉर ग्लोबल गवर्नेंस। आप ये भी जानते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो, जो नज करा जाता है इन सारी चीज़ों के लिए, वो G7 से आता है। लेकिन बहुत इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि वही ना, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, करंट उसको नहीं आप एग्जिबिट करते। कुछ की प्लेयर्स हैं जो आपके पास है ही नहीं G7 में, है ना। China, India, Brazil, South Africa, है ना, they should have a greater say in global governance, because if you say that Indo-Pacific, for example, has become the theater command of this world today, अब यूरोप नहीं है, तो यहाँ की जो कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज है ना, तो ऑब्वियसली दे शुड हैव अ ग्रेटर से, क्योंकि उनके रीजन में सब कुछ है ना। आप भी तो बार बार आके इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी ये सब कुछ कर रहे हो, तो दे डेफिनेटली शुड हैव अ ग्रेटर से। डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, G7 में भी आपस में काफ़ी कंट्रीज बहुत सारी चीज़ों पे अग्री नहीं करती, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ों पे जापान और कनाडा, और मतलब ये सारी चीज़ें, चेंज इन ग्लोबल डायनामिक्स, अब G20 ज़्यादा रेलिवेंट है, ऑल्टरनेटिव फोरम्स आर राइजिंग, है ना। Implementation of commitments, implementation of agreed upon policies is hindered by domestic political considerations, differing priorities and complex nature of global challenges. अब देखिए यहाँ पे इंडिया एंड G7 की बात की जा रही है कि हमारी क्या अपॉर्चुनिटी है, जो आपसे इस बार मेंस में पूछा जा सकता है, तो आप बिल्कुल एज इट इज चीज़ें लिख के आए, ठीक है। इंडिया हो सकता है कि एक मेंबर बन जाए G7 का, अगर वो उसे एक्सपैंड किया जाए, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ, है ना, क्योंकि हम दोनों को इनवाइट किया था। ग्लोबल साउथ की आवाज़ अब इंडस्ट्रियलाइज नेशन से डायरेक्टली पहुंचाई जा सकती है, अगर ऐसा होता है तो, और हमने किया भी, राइट। जब हमने 10 पॉइंट एक्शन प्लान दिया, उसमें ग्लोबल साउथ का ही तो सब कुछ लिखा है। क्या लिखा है? और फूड सिक्योरिटी उनके लिए, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी उनके लिए, हेल्थ स्ट्रक्चर उनके लिए, तो हमने उनकी आवाज़ रखी। एक पॉइंट तो कम्प्लीटली ग्लोबल साउथ का है, नाम भी ग्लोबल साउथ लिखा है उधर, ठीक है। और काउंटरिंग चाइना, ऑफ कोर्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इन G7, ओ गॉड, इट इज़ गोइंग टू बी सच एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो चाइना का राइजिंग एग्रेशन है ना, उसको काउंटर करने के लिए। लेकिन फिर चाइना G7 के खिलाफ भी गलत बोलना शुरू हो जाएगा। खैर, good relations with G7 will enhance India's voice at the global level, definitely so. Also, it will help in further strengthening bilateral relations with जो member states हैं G7 की, उनके साथ। ओके, कंसर्न्स भी है, लेकिन क्योंकि हम हर चीज़ में तो G7 से अग्री नहीं करते। सबसे पहली बात तो देखिए, आज भी हमें पता है कि जो G7 कंट्रीज़ हैं वो खुद से कम समझती हैं बाकी कंट्रीज़ को, दैट्स ट्रू। तो ये एक कल्चरल डिफरेंस है हमें, ऑल्दो दिस इज चेंजिंग, लेट मी बी फेयर विद दैट टू। तो ये एक चीज़ है। बहुत सारी चीज़ों पे डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन है। हम रशिया को कैसे छोड़ें? रशिया हैज़ बीन द ओल्डेस्ट ऑफ ओल्डेस्ट फ्रेंड ऑफ आवर्स, है ना। तो
ये चीज़ भी है, लेकिन वो जानते हैं, वो तो कहते ही इन्वेजन हुआ है, हम कुछ नहीं कह रहे आज तक। तो ये कुछ चीज़ें। इनइफेक्टिवनेस, G7 इज नॉट टेकिंग इफेक्टिव मेजर्स फॉर रिफॉर्मिंग। वही G7 में भी कुछ बहुत रिफॉर्म हो नहीं रहा। ओके, ADB इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी 2023 to 2027, व्हाट इज इट? देखिए, आप जानते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB पे भी कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में बहुत रिसेंटली। तो ADB बहुत सारा लोन देता है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ADB ने बेसिकली रिसेंटली रिलीज की है हमारे लिए नई कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी इंडिया के लिए। कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी, देखिए हर कंट्री अलग है, राइट, और हर कंट्री की नीड्स अलग हैं, डेवलपमेंट नीड्स अलग हैं। तो ADB क्या करता है, कंट्री स्पेसिफिक कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी निकालता है ना। तो जिस तरह की हमारी नीड्स है उसको केटर करने के लिए हमारे लिए एक स्ट्रैटेजी, उन तरह के लोन्स हमें दिए जाएंगे। तो वही चीज़ ये 2023 से 2027 के लिए लाई गई है, ठीक है। इससे पहले आई थिंक 2018 से लेके 2022 तक के लिए एक स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट करती थी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है CPS, इट विल नथिंग बट एडवांस ADB's स्ट्रैटेजी 2030's 7 ऑपरेशनल प्रायोरिटीज। जो स्ट्रैटेजी 2030 है बेसिकली ADB की, उसको और एनहांस करेगा ये CPS, ठीक है। जो स्ट्रैटेजी 2030 है उसके तहत ADB क्या करना चाहता है, एक प्रोस्पेरस, इंक्लूसिव, रिजिलियंट, सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक बनाना चाहता है ना, ताकि और साथ ही में एक्सट्रीम पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के एफर्ट्स तो चलते ही रहे। अब देखिए, जो कॉस्ट शेयरिंग अरेंजमेंट होगी ADB और डोमेस्टिक कॉस्ट शेयरिंग, यानी कि जो कंट्री है जिसको लोन दिया जा रहा है और ADB के बीच में, ADB 70% उसका कॉस्ट उठाएगी, 30% कंट्री खुद, ठीक है। ये चीज़ यहाँ लिखी है। अब देखिए, इस स्ट्रैटेजी के 3 पिलर्स हैं हमारे लिए, जो ये निकाली गई है 2023 से 2027 की। पहला पिलर है एक्सेलरेट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जॉब क्रिएशन, यानी कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसे होलिस्टिकली स्ट्रक्चर लेवल पे उसे चेंज किया जाए और जॉब क्रिएशन हो जिससे। पॉइंट नंबर 2 या पिलर नंबर 2 इज प्रमोट क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रीन ग्रोथ। पॉइंट नंबर 3 और पिलर नंबर 3 इज डीपन सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस। तो देखिए, जॉब क्रिएशन और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में आप जानते हैं कि ADB सपोर्ट करेगा इन्वेस्टमेंट्स और स्ट्रेंथन करेगा लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्री और अर्बन स्किलिंग नेक्सस को, ओके, और MSMEs को स्ट्रेंथन करेगा ताकि उन्हें ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट करा जा सके, इंडिया के MSMEs को। और क्या करेगा, गवर्नमेंट कैपेसिटी को ऑगमेंट करेगा ताकि वो प्राइवेट सेक्टर को और एनकरेज करे, कैटलाइज करे, ठीक है। अब हम आते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रीन ग्रोथ में। बेसिकली ADB क्या करेगा, सर्कुलर इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट डीकार्बनाइजेशन, क्लाइमेट प्रूफिंग ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना। और भी यहाँ सारी चीज़ें लिखी हैं, बेसिक अर्बन सर्विसेज, मॉडर्नाइजिंग इरिगेशन, इम्प्रूव्ड इनपुट्स, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। अब देखिए, कुछ चैलेंजेस होते हैं ADB की परफॉर्मेंस में। डिफरेंशियल अप्रोच, इंडिया बीइंग, अब देखिए इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स नेशन है, राइट। तो ADB को काफ़ी डिफ़िकल्टीज, अब हम इतने डाइवर्स हैं कि हमारे कंट्री में भी कम से कम आप थोड़ी सी ही दूर अपने शहर से जाएंगे तो उस शहर की दूसरी एक रिक्वायरमेंट है, सब कुछ मैच नहीं करता। इतनी डाइवर्स जोग्राफी है, इतना डाइवर्स कल्चर है, इतना डाइवर्स रियलिटी है, राइट। तो वही चीज़ यहाँ एग्जिस्ट करती है और बाकी हर बॉडी को हमारे साथ डील करने में ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। तो जो लोअर इनकम स्टेट्स हैं, हायर इनकम स्टेट्स हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए। वो इसमें कुछ डिमार्केशन हुआ नहीं CPS में, है ना। 3 पिलर्स बस हमने देख लिए, लेकिन लोअर इनकम स्टेट्स के लिए, हायर इनकम स्टेट्स के लिए अलग अगर कुछ होता तो दैट वुड हैव बीन really good. Private sector investment, ADB support to boost government infrastructure financing through non-sovereign operations will depend on the volume and type of private sector investment opportunities available with private sector investment। अब देखिए, of course ये सब कुछ प्राइवेट सेक्टर की एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पे इतनी हो ही नहीं रही इंडिया में, स्टैग्नेंट है पता नहीं कितने सालों से। तो ADB के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और अगर हम कह रहे हैं, ADB अपने पहले पिलर में ही लिखती है कि हम गवर्नमेंट को इतना प्रमोट करेंगे कि वो प्राइवेट सेक्टर को कैटलाइज करे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो हिलने के लिए तैयार नहीं है। वो तो ट्रस्ट नहीं है, या पता नहीं रिसेंटली उनको डर है
कि क्या हमारा पैसा वापस रिटर्न भी देगा, बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग्स, यू नो, पैंडेमिक आया, फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, तो ये चीज़ें, ये दिक्कतें हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक आप जानते हैं, हेडक्वार्टर्ड इन मनीला, फिलीपींस, एस्टैब्लिश इन 1966। ओके, तो वही सारी बातें यहाँ लिखी है कि सबसे ज़्यादा यूएस एंड जापान के पास है हाईएस्ट शेयर होल्डिंग 15.6%। ओके, और in borrowing category China and India have 6.4 and 6.3% respectively. You do all this on your own. Key indicators for Asia, ये सब कुछ जो की रिपोर्ट्स पब्लिश करती है ADB, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, इस पे तो क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीलिम्स में। Okay, Asian economic integration report, you just learn these things. You don't really need me here. I should come to the last topic. Okay, India and Pacific Island countries, very very important for you. You never know you get a question on a question such as this one, क्योंकि पैसिफिक आइलैंड कंट्री से रिलेटेड रिसेंटली बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है, तो आपको ये पढ़ के, क्योंकि हर कंट्री, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, चाहे वो चाइना है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो इंडिया है, सब लगे हुए हैं पैसिफिक आइलैंड्स को खुश करने में। एवरीबडी इज डूइंग दैट एंड देयर आर वेरी वेरी यू नो क्रूशल रीजंस फॉर दैट। तो आपको समझना है वो रीजंस क्या हैं, और इंडिया ने आज तक पैसिफिक आइलैंड्स के लिए क्या किया है, क्या हमारा ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है इन कंट्रीज के साथ, आइलैंड कंट्रीज के साथ, क्या ज्योग्राफी है इन आइलैंड कंट्रीज की, कहीं कहीं आइलैंड्स की तो आपको कैपिटल सिटीज का नाम भी पता होना चाहिए, ये सब कुछ, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या, और आप जानते हैं ये तो एक बहुत बड़ा इवेंट था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पैपुआ न्यू गिनी गए, है ना, कैसे सेलिब्रेट किया गया, कैसे पैर छुए, you know all that, right? So it becomes very important, जिस चीज को इतनी लाइमलाइट मिली हो, जिस इवेंट को, वो ऑटोमेटिकली और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप जानते हैं थर्ड फोरम, अब देखिए थर्ड फोरम कंडक्ट किया गया था इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन का, ठीक है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन, फिपिक। थर्ड फिपिक समिट हुई थी कहाँ पर, पोर्ट मॉर्सबी पे। पोर्ट मॉर्सबी इज द कैपिटल ऑफ पैपुआ न्यू गिनी। लर्न दिस, आपको अगर यहाँ पे थर्ड फोरम के बारे में बात की जा रही है, थर्ड समिट के बारे में फिपिक की, तो आपको फर्स्ट समिट के बारे में पता होना चाहिए। देखिए आपके प्रीलिम्स में पता है क्या लिखा जाएगा, अगर जब प्रीलिम्स में अगले साल क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिख देंगे कि फर्स्ट जो फिपिक समिट हुई थी वो पोर्ट मॉर्सबी में हुई थी, तो आपको दिमाग में रह जाएगा, आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि आपने पोर्ट मॉर्सबी सुना है तो आपको लगेगा यही होगा, पैपुआ न्यू गिनी गए थे तो मे बी पहली बार भी वही हुआ एंड ऑल ऑफ दैट। ऐसा नहीं था, फिजी की कैपिटल सुवा में हुआ था। The first summit of FIPIC was held in Suva, the capital of Fiji. Okay, must remember that. अब FIPIC है क्या, इसे लॉन्च किया गया था 2014 में। It includes 14 island countries, कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबिती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, है ना, न्यू पलाऊ, पैपुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, टुवालू, वनुआतू, ये सब कुछ आपको याद रखना है। अब देखिए जो पैसिफिक आइलैंड्स है वो क्या है, जब आपसे मेंस में इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको अपना इंट्रोडक्शन ही ये लिखना है। पहले पैसिफिक आइलैंड्स को डिफाइन करो। डिफाइन इधर का मतलब है कि बताओ पैसिफिक आइलैंड्स है क्या। तो पैसिफिक आइलैंड्स कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया। हो सके तो ये डायग्राम भी याद करके जाओ, ठीक है, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया एंड पॉलिनेशिया, ठीक है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत ऐसे याद कर लो रफ सा, नीचे ऑस्ट्रेलिया बना देना या लिख देना नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ना साउथ पैसिफिक ओशन, कुछ 1-2 कंट्रीज भी यहाँ लिख देना, योर जॉब इज डन। ओके, अब देखिए इंडिया ने अनाउंस किया एक 12 पॉइंट डेवलपमेंट प्लान पैसिफिक आइलैंड नेशंस के लिए। इस डेवलपमेंट प्लान के लिए में क्या क्या था, हेल्थ केयर पे बात हुई, रिन्यूएबल एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी। आप जानते हैं फिपिक कुछ नहीं है, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक पॉलिसी की ही एक एक्सटेंडेड मैनिफेस्टेशन है। ओके, और फिपिक जो है यानी कि पैसिफिक आइलैंड्स के साथ ये जो बॉन्ड है वो हमारे साउथ साउथ कोऑपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसेट है।
सिग्निफिकेंस क्या है पैसिफिक आइलैंड्स कंट्रीज की, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों हर कंट्री यहाँ पे लगी हुई है अपना इन्फ्लुएंस डालने के लिए? क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इनकी। आप जानते हैं जब सब कुछ इंडो पैसिफिक बन गया आज के टाइम में, तो इंडो पैसिफिक की जो सी लेन्स है, फ्री ट्रेड वहाँ से कंडक्ट करना इंटरनेशनल कॉमर्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए पैसिफिक आइलैंड्स के साथ अच्छी दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। मेरी टाइम सिक्योरिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो India with its rising naval capabilities has begun to look beyond the east of Malacca. मलक्का स्ट्रेट के बियॉन्ड भी हम जाना चाहते हैं, उसका ईस्ट भी हम, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और एक्ट ईस्ट करना चाहते हैं हम, ठीक है। तो क्योंकि अब हम और केपेबल हो गए हैं, है ना, और हमारी जो बॉर्डर ब्रॉडर मैरीटाइम स्ट्रैटेजी है उसका एक पार्ट बन चुका है हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इकोनॉमिक PICs विद देयर रिसोर्सेज, आप जानते हैं जो पैसिफिक आइलैंड्स के आसपास का जितना भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं उनके, वो काफ़ी रिसोर्स रिच है। ऑयल केपेबिलिटीज, मरीन केपेबल, बहुत कुछ है वहाँ पे, रिसोर्सेज, पॉलीमोड्यूल्स, दिस दैट, ओके, नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज जैसे LNG। Some of the PICs have EEZs that are larger than the land mass, जो उनकी कंट्री है ना, जो उनका आइलैंड है, उनसे काफ़ी बड़ा तो उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में देखिए यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, दैट आर लार्जर देन द लैंड मास एंड EEZ ऑफ इंडिया टेकन टुगेदर। ओके, इंडिया के पूरे लैंड मास को मिला लो और हमारे पूरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी मिला लो, ये पूरा एरिया जो बनता है इससे भी कहीं गुना ज़्यादा बड़ा इन कंट्रीज़ का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो Kiribati, one of the smallest countries, alone has an EEZ of 3.5 million square kilometers। वहाँ पे LNG, वहाँ पे कितनी और 36 तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। Okay, if we are friends with them, of course we can for bona fide reasons get an access to that also. Regionals and global engagement with PIC allows India to strengthen its network of alliances and partnerships in regional and global organizations such as United Nations। कल्चरल, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के कुछ कल्चरल टाइज एग्जिस्ट करते हैं फिजी और पैपुआ न्यू गिनी के साथ। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, हमारा बहुत सारा डायस्पोरा तो यहाँ रहता ही है, पर बहुत सारे इंडियन ओरिजिन लोग रहते हैं क्योंकि इसमें एक ब्रिटिश लेगेसी है। बहुत सारे लोगों को फिजी ले जाया गया था, ठीक है, तो वो स्लेवरी और ये सब कुछ का जो कल्चरल टाइज हैं, ठीक है, तो बहुत इंडियन कल्चर, और क्योंकि हमारा डायस्पोरा भी रहता है तो हमारा कल्चर, लैंग्वेज, एजुकेशन सब कुछ प्रमोट हो रहा है इन आइलैंड नेशंस में। अब देखिए कुछ जो हमने इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, ठीक है, PIC के लिए, वो आप लिखेंगे भी अगर कोई क्वेश्चन मेंस में आता है, जैसे बिजनेस एक्सेलरेटर फॉर FIPIC 2015, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑन सेवरल ओकेजन्स सच एज पैंडेमिक, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड 2017। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स ग्रांट्स इन एड हम देते हैं एनुअल बेसिस पे, बहुत सारे एयरपोर्ट्स और ये सब कुछ आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं क्योंकि सारी कंट्री, सारी ग्लोबल पावर्स वहीं जाना चाहती हैं, कुछ ज़्यादा ही अटेंशन मिल रही है इस एरिया को, तो हम पीछे ना रह जाएं, है ना, तो ये भी तो एक दिक्कत है। चाइना, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, एवरीबडी इज गोइंग देयर, एवरीबडी वांट्स एन इन्फ्लुएंस देयर बिकॉज ऑफ द जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दीज कंट्रीज होल्ड। ओके, अनयूटिलाइज्ड ट्रेड पोटेंशियल, अब ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो इंडिया का ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ चैलेंज है ये तो, कि $300 मिलियन का ही केवल इन कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड है, विच इज़ सो लेस। एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच, अब देखिए इंडियन ओशन रीजन में जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थी, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, उसमें हमने PICs को हमेशा निगलेक्ट किया, विच शुड नॉट हैव बीन द केस। लिमिटेड एंगेजमेंट, ठीक है, ये भी यहाँ पे वही एक ऊपर वाला पॉइंट हो गया। देखिए अगर हम वेस्ट और ईस्ट की बात करें ना, कि जो वेस्ट एशिया में रहते हैं हमारे डायस्पोरा रहता है, वहाँ ज़्यादा हम लोग एम्फेसिस देते हैं रादर देन, अगर हम पीपल टू पीपल टाइज की बात करें हमारे ईस्ट में, तो ऑफकोर्स वो एक हमें ब्रिज करने की ज़रूरत है, एक बहुत बड़ा जोग्राफिकल डिस्टेंस है, ये भी एक चैलेंज है क्योंकि काफ़ी फिजिकल कनेक्टिविटी तो हो ही नहीं सकती, बहुत दूर है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स भी इतने नहीं है। ऑफकोर्स द रेस्ट इज नथिंग हियर। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।